डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेपर हुआ है अर्धवार्षिक का, ये हुआ है गौतम बुद्ध नगर में। तो जिस विद्यार्थी ने भेजा है उसके द्वारा सॉल्यूशन की डिमांड की गई है। चलिए, और मैं बताऊं, जो आपका गौतम बुद्ध नगर में जो पेपर हुआ है इसका पैटर्न और जो आपके रामनगर में हुआ है उसका पैटर्न अलग अलग है। रामनगर का मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं और ये आप देख रहे हैं गौतम बुद्ध नगर का 10th क्लास का। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या क्या होंगे, और बहुत सारे इसमें एमसीक्यू प्रश्न ज्यादा आए हुए हैं। ठीक है, तो आप भी अपना पेपर अगर भेजते हैं, देखो ये जिसने भी पेपर भेजा है वो उसने ठीक ठाक सही भेजा, लेकिन मैं कहूंगा आप आराम से मुड़ा हुआ पेपर ना भेजें, आराम से सीधा सीधा कर ले और थोड़ा ढंग से भेजे। देखेंगे आप, देखो ये और भी क्वेश्चन ब्लर हो रहा है। खैर मैं पढ़ दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन भेजते समय थोड़ा सा सावधानी बरतें। जैसे अपनी यार बढ़िया सी सेल्फी लेते हो ना, उसी तरह से शांति से पहले पेज को फोटो खींचो, समझो कि वो फोटो साफ है, तब भेजो। और एक एक पेज एक बार में ही भेजना है आपको, ठीक है, वन पेज वन टाइम। तो यहाँ पर जो है पहला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए हैं, गोलीय दर्पण के लिए एफ और आर में संबंध है। तो गोलीय दर्पण का एफ और आर के बीच में क्या संबंध होता है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर आपको डायग्राम याद है तो आप इसका एफ और आर का संबंध आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला भी आपको याद होगा। जो आपका गोलीय दर्पण होता है कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे जो है आपका पोल होता है, और यहाँ से जो एक डिस्टेंस नापी जाती है वो हमारी जो होती है सी तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। पोल से, ध्रुव से लेकर वक्रता त्रिज्या, ठीक है, ये जो पोल से वक्रता त्रिज्या की डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, तो वो होती है हमारी वक्रता त्रिज्या। आर होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ठीक है। और जो है इसके आधी दूरी को जो है हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एफ। अब देख रहे हो कि आर जो है और एफ में क्या डिस्टेंस डिफरेंस हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि एफ जो है आर का आधा है, आर जितना है उसका आधा है। तो मैं कह सकता हूं कि आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, आर इज इक्वल्स टू 2f, है ना। आर जो है ये आर कितना है, एफ का दुगना है ना। भाई एफ यहाँ तक है लेकिन आर यहाँ तक है, तो एफ का दुगना है ये कह सकता हूँ। या फिर मैं कह सकता हूँ कि एफ इक्वल्स टू आर बाई टू। तो अब देखते हैं इन दोनों में से जो भी आपको मिल जाएगा आंसर वो सही होगा। आर इक्वल्स टू 2f दिया गया है, नहीं दिया हुआ है। अच्छा, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू दिया गया है, यस दिया गया है, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम और दूरतम दूरी आपको बतानी है। न्यूनतम जो है 25 सेंटीमीटर होता है, और जो दूर दूर तक हम देख सकते हैं उसको अनंत दूरी लिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है 1 HP हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। सभी को अच्छी तरह से पता है, ये 746 वाट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, स्वच्छ ईंधन कौन सा है। तो आपका सीएनजी जो है स्वच्छ ईंधनों में काउंट किया जाता है। मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र दान स्वरूप दिया जाता है, तो हम कॉर्निया को जो है नेत्र दान के स्वरूप में देते हैं, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में प्रयुक्त वैद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो हमारे इंडिया में, घरों में छोड़ो, हमारे इंडिया में घरों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, सरकारी कारखानों में, बिजली विभाग में, हर जगह पे 50 हर्ट्ज ओनली, ठीक है। 60 हर्ट्ज जो है अमेरिका में होती है, जो कि ऑप्शन भी नहीं है। इसके बाद 1 किलो 8 आवर तुल्य है। तो 1 किलो 8 आवर जो है होता है वो 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल के बराबर होता है। तो हमारे पास जो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा ये बी ऑप्शन करेक्ट, 3.6 इंटू 10 to the power 6। अगले क्वेश्चन की बात करें, बहुविकल्पीय प्रश्न फिर से आए हुए हैं। ये पैटर्न थोड़ा सा अलग है, इसमें ज्यादा एमसीक्यू दे दिए गए हैं। इसमें बोला CuO प्लस में H2 गिव्स Cu प्लस में H2O। तो यहाँ पर जो है कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके आपको कॉपर अलग हो जाता है और H2O यानी जल बना रहा है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया में आक्सीकारक कौन है। आक्सीकारक जो है पूछा गया आपसे, आक्सीकारक। आक्सीकारक को हम क्या बोलते हैं, तो आक्सीकारक को जो है हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन, ठीक है ना। आपसीकारक का मतलब होता है अपचयन, तो हम कह सकते हैं इसको अपचयन, ठीक है, अपचयन हो रहा है। तो अपचयन जो है किसका हो रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा CuO का। किसका हो रहा है, CuO, कॉपर ऑक्साइड का। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है। किसमें, CO में इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है। जब इस आप जा रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो Cu जो है अलग हो जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है आपका, तो यहाँ पर जो है Cu जो है यहाँ पर आपका +2 है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है -2 लेके बैठा हुआ है, हाइड्रोजन जो आपका 0। ये आपका बेसिक्स है, उसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। आंसर समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो है CO3 गिव्स CaO प्लस CO2। यहाँ पर जो आपको एक अभिक्रिया दी गई है, इसमें आपको बताना है, ऊपर दी गई अभिक्रिया का प्रकार आपको बताना है। देखो एक जो आपकी ये जो आपका कैल्शियम जो है आपका, ये क्या हो रहा है,
तो यहाँ पे देख रहे हो ये डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि एक कंपाउंड जो है दो कंपाउंड में टूट के अलग हो गया, यानी कि हम क्या कहते हैं, ए बी अगर हमारे को टूट के ए प्लस बी दे तो हम उसको डिकम्पोजिशन यानी कि वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया, तो हमारे पास ए बी जो है ये पूरा का पूरा ए बी है, एक ही कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे आगे जाके दो कंपाउंड में डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए जो है वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर इसी का जस्ट उल्टा होता कि ए प्लस बी गिव्स, यानी कि हमारे को देते हैं ए बी, तो यहाँ पे दो कंपाउंड मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन तो है नहीं, ये उसका उल्टा है, वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद जो है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो X का सूत्र क्या होगा, तो X का सूत्र हो जाएगा CaO। आप सभी को पता है क्या होता है, CaO का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बूझा चूना, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र सभी को पता है CaOCl2 होता है। ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे ABCD जो है 3 है, एक 6 है, एक 9 है और 12 है, इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है, यानी कि आपका जो प्रबल अम्ल जो होता है वो किधर होता है, उसका पीएच जो है हमेशा 7 से कम होगा। प्रबल अम्ल जो है 7 से पीएच, उसका पीएच वैल्यू जो है पीएच 7 से क्या होगा, कम होगा। अगर पीएच 7 से कम होगा तो यहाँ पे देखिए पीएच 7 से कम 6 भी है और 3 भी है, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, आपका ए होगा। ठीक है, तो आ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा कम कौन सा है, तो 7 है, जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा प्रबल होगा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। इसके बाद आते हैं, नीले लिटमस पत्र को नींबू के रस में डालने पर लिटमस पत्र का रंग जो है आपका नींबू रस जैसे भी नीले पे डालोगे तो ये जो है लाल में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे भी आ ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद ग पार्ट में जो है फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है, तो फेफड़ों में शुद्ध रक्त कहाँ से आता है ये आपसे पूछा गया है। तो हमारा पे आंसर जो हो जाएगा, हमारे फेफड़ों में जो शुद्ध रक्त आता है वो आता है दाहिने आलिंद से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो दाहिने आलिंद में। ठीक है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो है हमारे दाएं आलिंद में आता है, तो हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है इनमें, इस पेपर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसको बोलते हैं हम पिलेमरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्लेमनरी। पल, यहाँ पे देखो इसका स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको प आधा ल, फिर आएगा आपका मो, और फिर आएगा न, और फिर आएगा री। ठीक है, ये ऑप्शन में है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ है, इसलिए बोलता हूँ पेपर थोड़ा सा सही भेजा करो ताकि दो दूसरे बच्चे देखते हैं तो उनको भी फायदा हो और हमको भी सोल्व करने में मजा आया। मैंने तो इसलिए सोल्व कर दिया कि काफी रिक्वेस्ट जो है आप लोगों की आती रहती है। तो पल्मोनरी जो है वो शिरा है जो शुद्ध रुधिर प्रवाहित, जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है। पलो पलो पल्मोनरी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य में वृक्क एक भाग है, एक तंत्र तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वक्र जो है ये आपका उत्सर्जन से संबंधित है, तो स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, उत्सर्जन। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम जो है जल का वहन करता है, अ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्लोरोफिल जो है प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, मनुष्य की लार में पाया जाता है, तो लार में टायलिन नामक एंजाइम जो है पाया जाता है। निम्न में कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, जो हमारा एटीपी है ये हमारा ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में आपको जो नीचे दिए गए हैं, यहाँ पे पूछा क्या गया, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कोई भी 3 प्रश्न इसमें हल करने हैं। इसके बाद में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है ये आपको बताना है किरण आरेख खींच करके। मैंने नोट्स जो प्रोवाइड किए हैं, अगर आपने साइंस के नोट्स पढ़ लिए, साइंस के नोट्स मैंने दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वीडियो खत्म होगा तब भी दिखाई देगा। अगर आपने उसको पढ़ लिए तो कोई टेंशन नहीं होगी, साइंस आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। एसएसटी के नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, एसएसटी के एमसीक्यू रेगुलर चल रहे हैं,
एसएसटी का पर डे सुबह शाम एक वीडियो आता है। और साइंस का जो है ऑलरेडी मैंने आपका 15 दिन पहले ही बना दिया था, पूरे चैप्टर 16 चैप्टर 1 से लेके 16 चैप्टर तक कंप्लीट नोट्स दे दिए हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए पीडीएफ फॉर्म में। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो करना चाहो तो कर सकते हो, उस लिंक में पीडीएफ नोट्स प्रेजेंट है आपके हर चैप्टर के 5-5 6-6 पेपर पेज में ही सारा सोल्यूशन कर दिया गया है। और नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, यदि किसी लेंस का फोकस दूरी जो 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, ये आपको बताना है। यहाँ पे एक परिपथ दिया गया है, ठीक है, इसमें 12 वोल्ट जो है आपको दिया गया है, एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है इस दिशा में। और यहाँ पर जो है आपको और भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो दिया गया है, यहाँ पर ये 4 ओम का शायद दिया गया है, ठीक है, ये 4 ओम का दिया गया है। एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा ये पेपर ऐसा है ना कि मैं मान लो 4 ओम का होगा, 4 ओम दिया गया है। और यहाँ पे हो सकता है 2 ओम दिया गया हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको 3 ओम दिया गया हो, और यहाँ पर भी आपको 2 ओम दिया गया हो, ठीक है। इस तरह का आपका ये परिपथ है। अब क्या करना है आपको, तुल्य प्रतिरोध जो है आपको बताना है, परिपथ में प्रवाहित धारा का नाम जो है आई आपको करंट बताना है, और जो बिंदु बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर यानी वोल्ट वी निकालना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा। हमारे विद्यालय में 50 बल्ब 100 वाट 5 घंटे, 60 एलईडी 20 वाट 10 घंटे, ध्यान रखना वाट बताता जा रहा है, प्रतिदिन प्रयोग किया जाता है। तो सितंबर 2022 में वैद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए, यदि प्रति यूनिट मूल्य जो है आपको 4 रुपए हो, उस मास में देय बिल कितनी गणना होगा। देखो पावर का आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से पता है, पावर जो होता है आपका वो क्या होता है, पावर जो होगा आपका जो भी आपका लोड है वॉट इंटू टाइम में हो जाएगा ना, पावर इंटू टाइम हो जाएगा जो भी आप उसमें करते हैं। अब देखो मैं बता देता हूँ इसको। हमारा जो है E इक्वल्स टू क्या होता है, E होता है पावर इंटू टाइम, ठीक है ना। E क्या है, एनर्जी, एनर्जी होती है ना। तो एनर्जी जो हमारा है, पहले एनर्जी निकाल देंगे और एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो आपका मूल्य है उससे, 4 रुपए से, है ना। तो सबसे पहले एनर्जी निकालने के लिए हमें वाट पता होना चाहिए, टोटल वाट कितना हो रहा है। तो देखो 50 बल्ब है 100 वाट का, तो 50 गुणा में 100 आपका टोटल वाट हो गए 5000 वाट, ठीक है। इसके बाद में 5 घंटे, ये तो हो गया कितना वाट, कितना 5 घंटे। इसके बाद में 60 एलईडी 20 वाट, 6 दूनी 12, तो वॉट इनटू कितने घंटे चल रहे हैं, ये 10 घंटे चल रहे हैं, तो ये 10 घंटे। इसके बाद में 100 पंखे 60 वाट, यानी कि ये हो गया 6000, या कितना हो गया 6000 वाट। और ये 6000 वाट कितने घंटे चल रहे हैं, 4 घंटे। और 2 सबमर्सिबल हैं 1000 वाट के, 1 घंटा प्रतिदिन। तो ये 1 घंटा यानी कि 1000 गुणा में 1, क्योंकि 1 घंटा चल रहा है ये प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कितने प्रतिदिन, जो अगर 50 बल्ब 100 वाट 5 घंटे चलता है, प्रतिदिन बता रहा है ये, प्रतिदिन प्रयोग कीते हैं, हर रोज इतना प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका हर रोज का, इसका हो जाएगा 25,000, ठीक है, वाट प्रतिदिन। और ये हो गया 12,000 वाट प्रतिदिन। और ये हो गया आपका 6 चौक 24,000 वाट प्रतिदिन। और ये समर्सिबल हो गया आपका 1000 वाट प्रतिदिन। ये प्रतिदिन है, प्रतिदिन को जोड़िए तो 25 और 12 जो हो जाएंगे, 25 और 10 35 और 2 37, और 37 37 37 37 और 4 41, 41 और 2 61, 61 और 1 62, तो 62 वाट जो है पर डे कंज्यूम किया जा रहा है। सितंबर में आप जानते हैं आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 तारीख यानी 30 दिन का हो गया, तो इसको आप 30 से गुणा कर दीजिए, यानी कि मैं प्रतिदिन जो है 62,000 वॉट जो है प्रतिदिन यूज कर रहा हूँ, कितने दिनों तक लगातार, तो मैं 30 दिनों तक यूज कर रहा हूँ। 30 दिनों तक यूज जो कर रहा हूँ, तो इसका हर दिन का जो है यूनिट, मतलब ये आपका वॉट आ गया, तो इसको वॉट को हम जो है डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो किलोवाट बन जाएगा। तो ये आ जाएगा किलोवाट में, जो भी आएगा आप निकाल लेना, किलोवाट में आएगा, जो किलोवाट में आएगा उसको हम गुणा कर देंगे आपके 4 रुपए से। तो 4 रुपए से गुणा करोगे तो आपका जो उसका आंसर आएगा वही आपको बिल का गणना हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न अभिक्रियाओं का
संतुलित समीकरण लिखो। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है। एल्युमिनियम चूर्ण जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है और श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे ये बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया लिखते हुए इसके दो उपयोग जो है आपको बताने हैं। इसके बाद में आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता, परंतु वर्षा का जल जो है विद्युत का सुचालक होता है। ऐसे कैसे। क्योंकि आश्रित जल में जो है H+ आयंस नहीं होते हैं, ठीक है, लवणों की कमी होती है। और यहाँ पे परिभाषा देनी है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और विकृत गंधिता क्या होती है। इसके बाद में क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, इसका रासायनिक समीकरण लिख देना। और सिल्वर क्लोराइड के चूर्ण को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। इसके बाद जो है अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। आपको अ और ब दो अभिक्रियाएं दे रखी है। यहाँ पर जो है आपको अभिक्रिया कंप्लीट करनी है। FeSO4 है, इसको तोड़ोगे तो ये आपका किसमें डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में अथवा में है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखते हुए दो उपयोग बता देने हैं और इसे गर्म करने पर क्या होता है ये अभिक्रिया भी आपको बतानी है। इसमें पीएच का मान दैनिक जीवन में क्या महत्व है, पीएच के मान का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, कोई 3 उदाहरण दे करके समझाइए। ये क्वेश्चन तो सब बोर्ड में आ रहा है। यकृत क्या है, इसके कार्य का वर्णन कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मानव रक्त की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। धमनी एवं शिराओं में अंतर लिखिए। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विस्तृत उत्तर जो प्रश्न है इसमें मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना के पाचन क्रिया को आपको वर्णन कर देना है और मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रिया सचित्र जो है आपको वर्णन कर देना है। तो इस तरह का ये पेपर है। पेपर जब आप भेजते हो तो कम से कम सही तरीके से सीधा सीधा साफ साफ भेजो ताकि मैं सोल्यूशन इसमें लिख करके आपको बता पाऊं। लेकिन आप जो है पेपर भेजने में इतनी जल्दबाजी, या तो आप लोगों को फोटो खींचना नहीं आता या फिर आप गलत जानबूझ के भेज रहे हो, तो आपके जो सॉल्यूशंस में हम नहीं बना पाएंगे अगर ये ऐसा पेपर आप जो है भेजते हो। तो पेपर भेजो हमारे साथ साफ आराम से शांति से, पहले फोटो खींचो, खुद देखो यार वो पेपर साफ है तो भेजो, अन्यथा मत भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।